हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों ने कल वोट किया, आप लोगों ने कहा कि इसको पहले ही रखते हैं रिवीजन, तो ठीक है, पहले ही रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को मनाया जाता है। ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन स्वदेश, जिसे 10,000 से ज्यादा ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। इस बार के गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष दोनों आएंगे। 20 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में जो जारी हुआ उसमें भारत रहा है 16वें स्थान पर। पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने जापान के तटरक्षक बल के साथ अभ्यास किया हुआ है मुंबई के तट पर। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार चुने गए यावेरी मुसेविनी। और अभी झारखंड राज्य सरकार ने पेसा अधिनियम अपने यहाँ लागू कर दिया है। झारखंड की स्थापना के 25 साल बाद ये वहां पर लागू हो रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंदना सिन्हा को। अच्छा, कल गलती हो गई थी, एक मिस्टेक हुई थी, कल यहाँ दूसरा नाम बता दिया गया था। चंदना की जगह वंदना मैंने बता दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चंदना सिन्हा जो होंगी ये पाई हुई हैं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, जो कि रेलवे का सबसे बड़ा सम्मान है। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें इलैया राजा को इस बार दिया जाएगा पद्म पाणी पुरस्कार। और विजय हजारे ट्रॉफी इस बार का जीत लिया विदर्भ ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, ये आपने रिवीजन किया। चलिए अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। इसकी क्विज वगैरह तो आप जानते हो एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ऐप पर भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। इन तीनों को पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम के तहत, पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। ये 3 राज्य 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा पाए थे। इससे पहले तीनों में अगर बात करें तो दो जो थे, मणिपुर और त्रिपुरा, ये दोनों तो यूनियन टेरिटरी थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। मेघालय जो था ये असम का हिस्सा था। तो मणिपुर को पहले केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, त्रिपुरा को भी ऐसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मेघालय को असम से काट करके एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था। तीनों के बारे में अगर कहानी जाने और पुराना, मणिपुर की अगर बात करें तो आज़ादी से पहले यानी कि 1947 के आसपास में बात करें तो उस टाइम पर ये रियासत हुआ करती थी। और वहाँ के राजा जो थे महाराजा बोधचंद सिंह, इन्होंने ट्रीटी साइन करके भारत में ज्वाइन करने का फैसला लिया, तो तब से ये भारत का हिस्सा बने। फिर केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में जाकर के इसे 1971 में यही पुनर्गठन एक्ट जो लाया गया, इसके तहत इसको दर्जा दिया गया, तब ये 19वां राज्य बना। ऐसे त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी माणिक के राजवंश चला करता था। ये भी 1949 में ऐसे ही ट्रीटी पर साइन किए और आगे चल करके भारत का हिस्सा बने। 1972 में इसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मेघालय असम में था, पहले से ही राज्य का हिस्सा था असम का, क्योंकि असम पहले से था। यहाँ पर खासी, गारो और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और 3 ही जनजातियाँ भी हैं। उन 3 पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जनजातियों को इन्हीं नाम से जाना जाता है। तो इसे भौगोलिक दृष्टि से इसको एक अलग राज्य बनाने का फैसला लिया गया और फिर इसे भी 1972 के तहत जोड़ा गया, वही पुनर्गठन अधिनियम के तहत। मेघालय में ही चेरापूंजी है, मानिसराम है, और आप जानते हो मानिसराम और चेरापूंजी में दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। कभी पता चलता है मानिसराम दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र बना, कभी चेरापूंजी, है ना, तो दोनों आसपास ऊपर नीचे होते रहते हैं। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। इसे बांदलों के घर के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय, है ना, मेघ आलय, मेघ का घर। अगला, नासा 50 वर्षों से अधिक समय बाद मनुष्यों को चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए एक और ऐतिहासिक मिशन की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। तो आर्टेमिस 2 मिशन के बाद एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने की तैयारी में लगा है नासा। आपको अगर पता हो, सबसे पहला चंद्रमा पर कदम रखने वाला अपोलो 11 मिशन हुआ था ना, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। तो ऐसे अपोलो मिशन कई सारे हुए थे और उसके बाद अपोलो 17 मिशन हुआ लास्ट वाला, उसके बाद फिर रोक दिया गया था अपोलो मिशन, क्योंकि अपोलो मिशन को लेकर के लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा था, खत्म हो गया था। कहते तो यही हैं, कुछ लोग इस पर डाउट भी करते हैं। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के अब उसके बाद 50 वर्षों के बाद, लगभग 5 दशकों के बाद एक बार फिर से
चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने की तैयारी चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है, आर्टेमिस 2 मिशन के तहत, अभी आप ही बताओगे कि वो मिशन सही हुआ था कि नहीं, ठीक है ना, मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट रख रहा हूँ। हुआ क्या कि अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में ही पहला नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रख दिया था, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद नासा के अनुसार कई मिशन हुए और कई बार वहाँ चंद्रमा की धरती पर गए वो लोग, ये भी मान लिए। लेकिन फिर अगला मिशन करने के लिए 50 से वर्षों से अधिक का ये समय लेते हैं और अब 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहे हैं। और वो भी कैसे भेज रहे हैं, कदम रखने के लिए नहीं, इस बार भेज रहे हैं चक्कर लगाने के लिए, कि जाओ केवल चक्कर लगा करके आओ। मतलब अभी भी नासा को कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो नासा की धरती चंद्रमा की धरती पर व्यक्तियों को, साइंटिस्ट को या एस्ट्रोनॉट्स को उतार सके। तो आप बताओ 1969 में कैसे उतार दिए थे? 1969 में तो उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस प्रकार के इक्विपमेंट भी नहीं थे जो उतना प्रेशर या उतना उस प्रकार का एटमॉस्फेयर झेल पाएँ। इसीलिए इस मिशन को लेकर के डाउट होता रहा है और लोगों का कहना ये रहता है कि भाई ये लोग एक सीक्रेट लोकेशन पर ऐसा कोई वीडियो वगैरह शूट किए थे, थोड़ा सा सोवियत संघ को डिमोरलाइज करने के लिए, कि क्योंकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहा था, तो उसे ये दिखाने के लिए कि देखो हम तो चंद्रमा तक पहुँच गए हैं, तो इसलिए ऐसा इन्होंने फेक मिशन किया। ऐसा भी आरोप लगते रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत आप खुद सोचिएगा, क्योंकि ना जो अंतरिक्ष यान होता है वो जब जाता है तो अब आदमियों को लेकर जा रहा है और उसके बाद सक्सेसफुली लेकर वापस भी आ रहा है, तो उसको इस हिसाब से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो इतनी हाई, उसमें जो उसका प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेरिक, इसके अलावा इतनी स्पीड चाहिए होती है और इस हिसाब से वहाँ तक पहुँचाना, फिर वापस लेके आना, मतलब रीयूजेबल रॉकेट यूज़ करना। और आप देखोगे कि एलन मस्क कहते तो ये भी हैं कि एलन मस्क ने पहला रीयूजेबल रॉकेट बनाया। रीयूजेबल मतलब कि जाए आपके अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े फिर वापस से आ जाए, वो रॉकेट होता है। तो तब यानी कि, और एलन मस्क तो 2002 में स्पेस एक्स स्थापित किए, तो यानी तब तो रीयूजेबल रॉकेट था नहीं। जब तब रीयूजेबल रॉकेट नहीं था तो कैसे लेकर गए और कैसे लेकर वापस भी आ गए थे, ये सब सोचने वाली बात है। फिलहाल सवाल उठते रहे हैं, अभी भी उठेंगे। और लेकिन ये जो होगा 10 दिनों का फ्लाई बाय मिशन होगा। 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर जाएंगे और फिर चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे, मतलब चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं अभी। अब इसके लिए लॉन्च विंडो डिसाइड किया गया है 6 से 11 फरवरी। लॉन्च विंडो क्या है इसको समझ लीजिए। लॉन्च विंडो मतलब जैसे कि जब पृथ्वी के करीब आ जाता है, सबसे करीब रहता है चंद्रमा, तो वो सबसे परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि कम दूरी पर ही आराम से जल्दी से पहुंचा जा सकता है। नहीं तो फिर चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है तो कभी कभी वो ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो अब ये लॉन्च विंडो 6 से 11 फरवरी के बीच अगर हो जाएगा लॉन्चिंग तब तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर कुछ दिनों के लिए टल सकता है। कई कई बार होता है मौसम वगैरह ख़राब होता है तो टाल दिया जाता है लास्ट टाइम पर मिशन। तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सब समझ में आ गया है। नासा के बारे में बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है। फॉर द बेनिफिट्स फॉर ऑल, आदर्श वाक्य इसका है। नासा के बिल नेल्सन इससे पहले थे, अब नए हो गए हैं, आइजक करके हैं, जैरेड आइजक, अभी ट्रंप ने इनको नियुक्त किया है आइजक। ठीक है, तो ये नए इसके बने हुए हैं प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर नासा के, इनका नाम याद रखना। बिल नेल्सन इससे पहले थे। नासा, देखिए मैं नासा पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, नासा ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ा इसका बजट है, सब कुछ है। लेकिन उस टाइम पर क्या है ना, कोल्ड वार चल रहा था, तो कोल्ड वार पर लोग इसी पर लगे हुए थे दोनों देश, सोवियत संघ और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि कौन आगे जाएगा। तो स्पेस सेक्टर में सोवियत संघ ने बहुत सारे मिशन बड़े बड़े लॉन्च कर दिए थे, जैसे कि पहली अंतरिक्ष में उन्होंने एक जानवर लाइका नाम की कुतिया लॉन्च किया था। इसके अलावा यूरी गागरिन को उन्होंने भेज दिया था, स्पुतनिक फर्स्ट भेज दिया था। तो अमेरिका को लग रहा था कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में वीडियो रिलीज कर दी, शूट करा कर, बढ़िया है ना, फिल्में तो इनकी बढ़िया होती थी। अब उसमें क्या सच है क्या झूठ उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जुलाई से दिसंबर तक की ई बुक आ गई है, इसमें बिल्कुल सच है, सब कुछ जो भी है सब बिल्कुल वेरीफाइड है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक, आपका वार्षिकांक ये भी वेरीफाइड है। तो दोनों ई बुक को आप ले सकते हो MZT ऐप से जा करके, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐप मिल जाएगा, वहीं पर हमारी ई बुक्स और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। लेखपाल वाले के स्टूडेंट्स जो हैं, लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ई बुक ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और बहुत ही बेहतरीन उसमें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इस बार हम लोग 3 ई बुक का सेट करके लॉन्च करेंगे, जिससे आपका सारा सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। तो लेखपाल वाले तैयार रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है सब कंटेंट। अगला, हाल ही में हुए समझौते के बाद कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? तो कतर के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारत का LNG आपूर्तिकर्ता होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी UAE।
तो पहले नंबर पर कतर है जो भारत को एलएनजी सप्लाई करता है इतनी बड़ी मात्रा में। दूसरे नंबर पर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना। तो देखो अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये आए थे अचानक से भारत यात्रा पर। केवल 1.5 से 2 घंटे तक के लिए ही रहे, लेकिन 1.5 से 2 घंटे के बीच में ही भारत के बीच और यूएई के बीच बहुत सारी बड़ी बड़ी डील पर साइन हुआ। तो उनको एक एक करके हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे सब। जैसे कि अभी क्या हुआ कि 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति का करार किया इन्होंने, यानी कि इस पर समझौता किया। तो ये सप्लाई 2028 से शुरू भी हो जाएगी और अगले 10 सालों तक जारी रहेगी। अब अगर आप मैप में लोकेशन देखोगे तो यूएई अपना पड़ोसी देश ही पड़ता है एक प्रकार का। मात्र 3 घंटे की दूरी है और 3 घंटे के फ्लाइट से आराम से यूएई आप पहुंच सकते हो। मतलब आप इतने समय में तो दिल्ली से मुंबई पहुंचोगे, शायद उसमें भी देर हो जाए। तो ये होगा अपना। इसके अलावा 2032 तक दोनों देश मिलकर $200 बिलियन तक का अपना ट्रेड बढ़ा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखना। भारत और यूएई के बीच में 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $200 बिलियन हो जाएगा। मतलब आपको एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि भारत और चीन के बीच में सबसे ज़्यादा $131 बिलियन का ट्रेड होता है ना। सिर्फ 131 बिलियन के डॉलर के आसपास। 128 बिलियन डॉलर ट्रेड के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर था, 2024 का डाटा मैं बता रहा हूँ। और तीसरे पर यूएई था, $100 बिलियन के आसपास में उससे होता है। तो ये टॉप 3 अपने ट्रेड पार्टनर हैं। लेकिन इस बार स्थिति कुछ बदल जाएगी, क्योंकि 50% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका से तो उतना आप डील करेंगे नहीं। यूएई का हम लोग बढ़ा करके $200 बिलियन करने जा रहे हैं और 2032 तक करेंगे। चाइना से भी हम लोग अपना ऑब्वियस बात है और ज़्यादा ट्रेड बढ़ाएंगे। तो यानी अब चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा यूएई। वैसे भी 2025 का डाटा आएगा तो दूसरे पर यूएई पहुंच ही जाएगा। अभी तीसरे पर है। अभी चाइना फर्स्ट पर है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर यूएई है अपना ट्रेड पार्टनर, ठीक है। अगला, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें भारत को 6ठा स्थान मिला है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग मतलब एशिया में कौन कितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो उस मामले में हम लोग 6ठे स्थान पर हैं। काफ़ी ये अच्छी पोजीशन नहीं है भारत के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि भारत जो है एशिया में अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना के बाद होना चाहिए कायदे से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी हम लोग छोटे छोटे देशों से काफ़ी पीछे हैं, जैसे मलेशिया जैसे देश हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब से हम लोग पीछे हैं। तो चीन लगातार टॉप पर है, आगे भी टॉप पर रहेगा, क्योंकि इनकी जीडीपी भी आप देखो लगभग $19 बिलियन के आसपास है। अपनी जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी, अपनी जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो चाइना तो टॉप पर बना रहेगा, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं ऊपर आना चाहिए। फिर भी भारत 6ठे स्थान पर है, ठीक है। तो दूसरे पर मलेशिया, तीसरे पर वियतनाम है। यहाँ पर 2025-26 दोनों में इसी रैंक पर भारत रहा है। ये कुछ और रैंकिंग है, इनका रिवीजन करेंगे। रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स में हम लोग 16वें पर, कल बात किया था हम लोगों ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 पर, फार्माकोविजिलेंस में 8वें पर, स्टैनफोर्ड के आई वाइब्रेंसी में तीसरे पर, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे पर, विकास के लिए प्रतिबद्धता में 36 पर, ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में 66 पर और डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 पर, नवाचार इनोवेशन इंडेक्स में 38 पर और टैलेंट रैंकिंग में 63 पर। और इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 41 पर, यूनिकॉर्न में तीसरे पर। ये मैं बार बार रिवीजन कराता हूँ, तो आप बार बार रिवाइज करते रहा करो, जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं, ठीक है। अगला, अमेरिका से अलग राह अपनाते हुए किस देश ने चीन से इलेक्ट्रिक कारों पर 100% का टैरिफ हटाने का फैसला लिया है? तो देखिए, अभी चाइना की कारों पर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी खास तौर से 100% टैरिफ लगा करता था कनाडा में। कनाडा ने चाइना से अभी बड़ी ट्रेड डील की हुई है और ये $7 बिलियन की ट्रेड डील है। बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है कनाडा के लिहाज से। तो कनाडा और चाइना के बीच में ये ट्रेड डील अभी हुई। कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्नी, ये पहुंच गए थे चाइना। हालांकि इससे ट्रम्प काफ़ी नाराज़ हुए और नाराज़गी में उन्होंने एक नया मैप जारी कर दिया, जिसमें कनाडा को भी अपना हिस्सा बता दिया। लेकिन उस पर मैंने आपको वीडियो भी दिया था, खैर। लेकिन इसी बीच ये जो ट्रेड डील हुई ना, ये बहुत कुछ बयां करती है। बयां क्या करती है कि चाइना का आधिपत्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चाइना अमेरिका को खुले चुनौतियां दे रहा है। 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो टैरिफ था वो कनाडा में हट गया। कनाडा की सड़कों पर अब चाइनीज़ कारें खूब धड़ल्ले से दौड़ेंगी। जो एलन मस्क इसलिए ट्रम्प को लाए थे कि उनकी टेस्ला आगे खूब बिकेगी, उसका शेयर बढ़ेगा, उसका मार्केट बढ़ेगा।
वो सब नहीं होगा। तो 100% का टैरिफ हटा करके मात्र 6.1% का टैरिफ, नाम मात्र का टैरिफ लगाएगा। 49,000 तक का वाहनों की अनुमति देगा कि सालाना 49,000 वाहन वहाँ पर बिक सकते हैं। इसके अलावा $7 बिलियन के अन्य मदों पर भी यहाँ समझौता हुआ है। तो मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में यहाँ बातचीत हुई और समझौते हुए हैं। ठीक है, कनाडा की करेंसी अगर बात करें तो वहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर होती है और ओटावा वहाँ की राजधानी होती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अभी हाल ही में प्रसिद्ध सर्जन की आत्मकथा गट्स, इसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। तो ये किस प्रसिद्ध सर्जन की आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर सी पलानीवेलु की। डॉक्टर सी पलानीवेलु जो है ये एक आत्मकथा अपनी लिखी हुए हैं, यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए हैं। इसको हिंदी संस्करण में लॉन्च किया गया है पलानीवेलु गट्स नाम से। तो डॉक्टर सी पलानीवेलु जो हैं ये प्रसिद्ध सर्जन हैं और इनकी ये पुस्तक है गट्स नाम से। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 19 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित करके उपराष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं जो कि इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे। गवर्नर कहाँ के थे ये जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला, दुबई में आयोजित 7वां रोल बॉल विश्व कप, इसमें भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में किस खिलाड़ी ने निर्णायक भूमिका निभाई? तो 7वां रोल बॉल विश्व कप भारत ने जीत लिया है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन। अच्छा, पुरुषों वाला भारत ने जीता और महिलाओं वाला भी जीता है, तो मेल और फीमेल दोनों आप याद रखना। अब भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में यस अनिल रसिया, इन्होंने काफ़ी अच्छी अहम भूमिका निभाई और भारत को दिलाया गोल्ड मेडल रोल बॉल में। रोल बॉल क्या होता है? देखो, रोल बॉल ना एक प्रकार से मैं कहूँ आपसे तो फुटबॉल का और बास्केटबॉल का एक मिक्स है। मतलब आप देखो, रोल बॉल मुझे भी पहले नहीं पता था, जब मैंने देखा तो उसमें क्या होता है कि हाथ से एक तो खेला जाता है, जैसे बास्केटबॉल हाथ में बॉल लेकर के लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, और उसके बाद फिर लेकिन उसमें जो गोल होता है जिसे बास्केटबॉल में ऊपर डालना रहता है नेट में, लेकिन यहाँ पर गोल की तरह जैसे फुटबॉल में गोल होता है वहाँ पर ऐसे फेंका जाता है। तीसरा चीज़, इनके पैरों में स्केटिंग लगी होती है, तो स्केटिंग व्हील के थ्रू ये दौड़ते हैं। तो मतलब 3 गेम को मिला करके रोल बॉल बनता है ना। तो ये फिलहाल रोल बॉल है और 14 से 18 दिसंबर तक दुबई में आयोजित किया गया था और भारत ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारत ने फाइनल में केन्या को हराया है, ये भी ध्यान रखना, और महिलाओं टीम ने भी जीत लिया है केन्या की ही टीम को हराकर। तो महिला और पुरुष दोनों में ही भारत विजेता रहा है। ओके, चलिए अगला, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय अध्यक्छ। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जा जा कर के चुनाव लड़ते हैं लोग, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। बात यह है कि जैसे कि संख्या के मामले में और जैसे जितने इसमें लोग जुड़े हैं पार्टी से, पार्टी के सदस्य के रूप में, तो इस मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत में कार्यरत है भारतीय जनता पार्टी। इसके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये मात्र 45 वर्ष की उम्र के हैं और इस उम्र में ही ये बन गए हैं इस पार्टी के अध्यक्ष। तो 12वें नंबर के ये अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। जेपी नड्डा की जगह पर हैं। जेपी नड्डा जी 2020 से पार्टी के अध्यक्ष हैं और अभी इन पर है। ठीक है, तो इनका ये निर्विरोध भी बने हुए हैं, मतलब इनके विरोध में कोई और उम्मीदवार भी नहीं था। पटना के बानकीपुर से 5 बार के ये विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं नितिन नवीन। और इस टाइम पर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की सुरक्षा और भविष्य की तैयारियों को परखने के लिए ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किसकी अगुवाई में चल रहा है? तो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ये डेनमार्क की अगुवाई में चल रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का ही कब्जा है, डेनमार्क की ही वो एंटिटी है वर्तमान में। तो वहाँ पर अमेरिका धमकियां दे रहा था कि हम ग्रीनलैंड को कब्जाएंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, उसको डेनमार्क से छुड़ाएंगे, डेनमार्क नहीं उसकी केयर कर पा रहा है, यूरोप से छुड़ाएंगे वगैरह वगैरह। पिछले दिनों में काफ़ी कुछ घटनाएं घटी, मैंने आपको सब अपडेट दिया सिलसिलेवार तरीके से मेन चैनल पर, तो आप आई होप उसको भी देखते होगे। इसको भी शेयर किया करो, उसको भी शेयर किया करो। तो उसी दौरान यूरोपीय देश इकट्ठा होकर वहाँ पर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। हालांकि ये काफ़ी मजाकिया टाइप का इनका ये एक्सरसाइज था। ये लोग कुल 187 सैनिक वहाँ पर गए हुए थे। 187 क्या, इससे भी कम। कुछ लोग 15 सैनिक भेजे हैं, कुछ लोग 7 सैनिक भेजे हैं, कुछ लोग 10 सैनिक भेजे हैं अपने अपने। तो ऐसे ऐसे लोग मिल करके गए थे वहाँ पर, एक अभ्यास कर रहे थे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस कि कैसे अमेरिका से बचाया जाए। और मतलब काफ़ी मजाकिया टाइप का है कि 187 सैनिक मिल करके ये बचाएंगे और वहाँ पर 200 सैनिक मात्र अवेलेबल हैं।
टोटल 57,000 की आबादी है, 21 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में उसका पूरा का पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड का। उसको कब्जा करना चाहता है अमेरिका, और नहीं देने पर ट्रंप ने कहा है यूरोपियन यूनियन पर, यूरोपीय देशों पर ये टैरिफ लगाएंगे। हालांकि अभी कल दावोस मीटिंग में कुछ मामला समझ में आया है, सुनने को मिला है। अभी जॉर्जिया मेलोनी का आज ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि अब वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद टैरिफ अब नहीं लगाएंगे, लेकिन देखना होगा। जो भी अगर लगाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की किस दिग्गज अंतरिक्ष यात्री ने नासा से 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है? तो दोस्तों सुनीता विलियम्स ने अब नासा से रिटायरमेंट ले लिया है। भारतीय मूल की थी ये, और 27 वर्षों से अधिक सालों तक इन्होंने सेवा दी। अंतरिक्ष मिशन भी कई बार इन्होंने किए, कई बार ये जाकर के स्पेस वॉक भी की हुई हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ISS, जिसे 1998 में कई देशों ने मिलकर के लॉन्च किया था। कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मॉस रसिया की, इसके अलावा नासा, इन सब ने मिलकर लॉन्च किया था। बहुत हैवी प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 400 किलोमीटर की कक्षा में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो उसी में ये गई थी। वहाँ पर भी इन्होंने 3 बार गई हुई हैं। ये 3 बार में 608 दिन टोटल बिताए हुए हैं, और 9 बार स्पेस वॉक इन्होंने किया है, अंतरिक्ष में चली हुई हैं। ठीक है, कुल स्पेस वॉक का समय इनके नाम 62 घंटे से ज़्यादा का है, तो महिलाओं में ये रिकॉर्ड ही है। तो सुनीता विलियम ने कुल मिलाकर के बहुत बार रिकॉर्ड बनाए, भारतीय मूल की रहीं, भारतीय महिलाओं को और भी अन्य महिलाओं को उन्होंने प्रेरित किया। तो अब ये रिटायरमेंट लेने जा रही हैं। इनका परिवार गुजरात से था, है ना, और ये फिर वहाँ पर गई। अच्छा, पहली बार मैराथन दौड़ भी इन्होंने पूरा किया हुआ है, स्पेस में पहला मैराथन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोमेटो के CEO पद से इस्तीफा देने वाले दीपेंद्र गोयल के बाद किसे नया CEO बनाया गया? तो जोमेटो के ग्रुप जो है, जिसको नाम इन्होंने इटर्नल दे दिया था, मतलब अब इटर्नल को पेरेंट कंपनी बना दिया था। इटर्नल के अंदर ही जोमेटो, ब्लिंकिट ये सब आ गए थे, लेकिन अब उससे इटर्नल से इस्तीफा दे दिया दीपेंद्र गोयल ने, जो कि संस्थापक थे जोमेटो के और उसके इटर्नल के। तो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम फ्यूचर में कुछ और चीज़ों पर काम करना चाहते हैं और उस पर फोकस्ड होना चाहते हैं। तो अब उनके बाद नए CEO उन्हीं के साथी, उन्हीं के को फाउंडर अलविंदर ढींसा रहेंगे। अलविंदर ढींसा जो हैं, ये जिन्हें कई बार पॉडकास्ट में आपने सुना होगा, ये LB कहते हैं। तो अलविंदर यानी कि LB, वही शुरुआत का नाम। तो अलविंदर जो हैं, जो कि ब्लिंकिट के CEO हैं, और अब पूरा ग्रुप संभालेंगे, यानी कि इटर्नल ग्रुप संभालेंगे। ठीक है, इटर्नल के वाइस चेयरपर्सन बने रहेंगे दीपेंद्र गोयल, लेकिन चेयरमैन के पद से हट गए हैं, CEO के पद से हट गए हैं। CEO का काम अब देखेंगे LB यानी अलविंदर ढींसा। और अगर आपके पास खाली समय रहा करे तो मूवी पिक्चर वगैरह देखने के बजाय आप ऐसे जो टॉप CEOs हैं या टॉप ऐसे जो लीडर्स हैं, उनके पॉडकास्ट सुना करो। आजकल के टाइम पर ना जो पॉडकास्ट आ रहे हैं काफ़ी कुछ सीख देने वाले होते हैं। सबकी जर्नी आप जानोगे, समझोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली इनका एक पॉडकास्ट आया हुआ है राज समानी के साथ, उसको सुनिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, हर एक जगहों पर। आपको क्या लेना है ये आप पर डिपेंड करता है। ये मत देखो कि ये ऐसा है, वो ऐसा सोचता है, ये ऐसा करता है, नहीं। जो भी लाइफ में सक्सेस हासिल किया है, निश्चित तौर पर उसने कुछ ना कुछ किया होगा। उसकी अच्छाइयाँ जो हैं उसको लो ना, आपके ऊपर है आप किसी से क्या लेते हो। ठीक है, चलिए, तो ये 11 क्वेश्चंस रहे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। और कल मैंने आपसे पूछा था अर्थशास्त्र का नोबेल कब शुरू हुआ, तो 1968 से शुरू हुआ, सबसे लेटेस्ट। इसके अलावा आमे पढ़िबा आमे भसारे योजना, इसके साथ ही सरकार ने किशोरा गर्भावस्था को रोकने के लिए शुरू किया एक पायलट प्रोजेक्ट। इसके अलावा अब आज आपको बताना है दुनिया में पाई जाने वाली पेंगुइन की प्रजातियों में सबसे बड़ा पेंगुइन कौन सा होता है, कल मैंने आपको बताया था। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में कुल कितने देशों का मूल्यांकन किया गया, ये भी बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।